दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियां की थी उस पद पे बैठ करके। आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो। सबसे ज्यादा एमपी गुजरात से होने वाले, सूरत से, महसाणा से, कच्छ से, मुझे पता है क्या हालत चल रही गुजरात में। लाइन लगी हुई है एनपीए वालों की, इस सब भागेंगे भारत छोड़ करके और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ खाते पीते पाई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आप कह रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया, उनकी माता विजय राजे सिंधिया, इनका तो इतिहास है दल बदल का। ये दल बदलने में माहिर हैं। ये सत्ता की चाशनी में हमेशा डूबे रहना चाहते हैं। और राजनीति में तो इंच मात्र झूठ पसर चुका है। ये देश के जो पंत प्रधान है भाई नरेंद्र जी, और गृह मंत्री भाई अमित शाह जी, दोनों गुजरात से आ रहे हैं। बताओ आप, गांधी जी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, और इन्होंने सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रख के पूरी मैनेजरशिप को डेवलप कर दिया। अब राजनीति तो शून्य हो गई भारत में। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी हूँ, जब विकृतियां चरम पे होती है तो सुधार की संभावना शुरू होती है। तो मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब श्रेष्ठ समय आ गया है लोकतंत्र को विकसित करने का। आप लोग अपने क्षेत्र में अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाइए, और मैं राजनीतिक दलों से भी विनम्र अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अच्छे कैंडिडेट समाज के सामने रखिए। अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर तीसरा विकल्प खुला हुआ है, नोटा। नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिलवाने के लिए हम बहुत जल्दी अभियान शुरू करने वाले हैं। आज की स्थिति में ईवीएम पर नोटा है। मान लो आपको सारे कैंडिडेट, सारे राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप नोटा पे भी अपना वोट यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है। मान लो कहीं नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, तब भी जो दूसरे नंबर पे आता है उसी को विनिंग कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन घोषित कर देता है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये जो आप सीएए और ये एनपीआर इनकी बातें करो, इससे भी कठिन लड़ाई है ये। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र में सारे गुंडे, मवाली और अपराधी किस्म के लोग चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो आप नोटा का इस्तेमाल करें। लेकिन तब नोटा को इतने ज़्यादा वोट दे कि वो सेकंड नंबर पे आ जाए। तब मैं आपसे वादा करता हूँ उस आधार को बनाकर मैं पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में मेरे ट्रस्ट की तरफ से लेके जाऊंगा, और माननीय न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि देश की जनता ने इन सारे अपराधी किस्म के उम्मीदवारों को नकार दिया। आप रिकॉल करिए इलेक्शन को, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दीजिए आप, और इन सब को चुनावी सिस्टम से बाहर करिए। तब भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो सकेगा। स्वामी जी, लगातार जो है राजनीति में नैतिकता की बातें कही जाती हैं, गांधीवादी विचारधारा की बातें कही जाती हैं, गांधी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। गांधी जी खुद भी एक बड़े राजनेता थे, लेकिन आज भारतीय राजनीति जो है वो इस स्तर पर पहुंच गई है कि गांधी जी की तस्वीरें वाले जो नोट हैं, जो नोटों की जो गड्डी है, उनसे अब राजनीति जो है वो रातों रात बदल जाती है। गांधी जी को तस्वीरों में लटका दिया गया ना, और इतनी मालाएं पहना दी गई कि वो गांधी विचार हमारे जीवन में नहीं उतर सका। वो तो सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करते थे। उसी गांधी के छपे हुए नोटों का आज लेन देन होता है। अब तो 25, 50, 100 करोड़ रुपए तक में ये लोग बिकते हैं। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि विचारधारा का परिवर्तन धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं सेवा के लिए एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। राजनीति सेवा का माध्यम कब से हो गई भारत में? यहाँ तो छोटे छोटे एमएलए 100, 200, 500 करोड़ के मालिक बन जाते 5 सालों में। उनके अज्ञात सोर्स क्या आज तक किसी को नहीं पता। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इसने जो आईटीआर भरी वो तो 3 लाख रुपए की थी, और 30 करोड़ रुपए बच्ची की शादी में खर्च कर रहा था। उसके अज्ञात सोर्स कहाँ से खर्च कर रहा था? कौन पूछने वाला? कौन पूछेगा इनसे? आप मुझे एक बात बताइए, देश में इंच मात्र झूठ पसर चुका है। ऐसे में आप चरित्रवान लोगों को खोज के कहाँ से लाओगे? इसलिए ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और ये युवा शक्ति की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग वोट का सही इस्तेमाल करना सीखिए।
मैं तो ये कहता हूँ नेट बैंकिंग की तरह मोबाइल से वोट आ जाए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए, आने वाले 5 सालों में पूरे देश का दृश्य बदल जाएगा। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये राजनीति के नाम पे क्या कर रहे हैं, देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। अगर देश के सब लोग मिलकर बच्चों पे फोकस करें और उनके भीतर से सुप्त विवेकानंद जगाएं और उन्हें बिल गेट्स बनाएं तो दुनिया को खुशहाल बनाया जा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये राजनीति के लक्षण नहीं है। स्वामी जी, मौजूदा परिदृश्य को देखें तो राजनीति अब ऐसा लगता है कि चुनाव जो है वो अब खत्म कर देने चाहिए, और ऐसा लगता है कि नीलामी करके नेताओं की जो है खुलेआम, जिस तरह से ये आईपीएल में जो है नीलामी लगती है, प्लेयर्स को जो है छांटने की आज़ादी होती है, उसी तरह से नीलामी लगा देनी चाहिए। क्योंकि बीच में जो है 6 महीने, 1.5 साल, 1 साल कोई सरकार चलती है, उसके बाद में जो है सरकार को उसकी पैर के नीचे से कालीन जो है वो खींच ली जाती है, नेताओं को नोटों के हाथ में गड्ढे पकड़ा दी जाती है, और चुनाव का जो है ऐसे में कोई महत्व नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति जो है वो अब इतना जो है निचले स्तर पर आ गई है कि नोटों की जो है राजनीति, लोकतंत्र की बजाय अब नोटतंत्र जो है वो खुलेआम हो रहा है? अगर ये सब चल रहा होता तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसे बन जाती? वो उस अंधेरे में रोशनी की किरण है जो समाज को ये संदेश देना चाहती है कि देश का दिल दिल्ली है, और दिल्ली की जनता ने पूरे भारतीय समाज को ये संदेश दे दिया है कि चाहे जैसे हालात हो, हमें अपने मत का दान करना सीखना है। अगर हम मत का मूल्यांकन करेंगे और अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। मैं तो हर बार ये जनता से अपील करता हूँ कि आप भाई मुख्यमंत्री मत चुनो, प्रधानमंत्री मत चुनो, अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनो, उसके घोषणा पत्र को देखो, उससे पूछो कि देखिए हम आपको वोट दे रहे हैं, तब आप इस घोषणा पत्र को इस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करोगे, ये वादा हम सबसे सामूहिक रूप से करके जाओ। मैं ये भी मानता हूँ कि विकृतियाँ जब चरम पे होती है तो सुधार आता है। पानी 100 डिग्री पे जाके भाप के रूप में तब्दील हो जाता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, लोहा आग में तपकर फौलाद बन जाता है। तो अब विकृतियाँ चरम पे है, और इस चरम पे पहुँचाने वाले ये दोनों गुजराती भाई हैं। गुजरात का मॉडल इन्होंने सारे देश में लागू कर दिया। ये क्या करते हैं, ये मैनेजर हैं अच्छे, ये धन के बल पे और सत्ता के बल पे हर आदमी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, अगर कानून की रक्षा होगी तो दायित्व बोझ जागता है समाज के अंदर, लेकिन अगर आप डर और भय का माहौल बनाते हैं तो प्रतिशोध की ज्वाला धधकती है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि पूरे देश में प्रतिशोध की ज्वाला धधक चुकी है। ये चाहे मध्य प्रदेश में कुछ भी कर लें, सबसे पहले वो सारे जितने विधायक जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है, मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, जब वो आपके दरबार में आए तो इनकी जमानतें जब्त होना चाहिए, तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय हो सकेगा। ये अवसर आ गया है और इस अवसर को आपको भुनाना है। आपके मत का आप दान करते हैं, बस उस मतदान का आपको सदुपयोग करना सीखना है। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आज यस बैंक में 21 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा कहीं पर नहीं है। चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो क्या ऐसे में ये लगातार जो है आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो एक मैनेजर हैं, आप भी लगातार इस बात को कहते हैं कि जब भी कोई एक बड़ा क्राइसिस होता है देश के अंदर, जब भी देश की जो जनता का जो गुस्सा है वो उबल करके चरम पर पहुंचता है, तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ा तुर्क का इक्का ऐसा निकालते हैं कि पूरा मीडिया का, पूरा देश का जो ध्यान है वो अचानक से दूसरे मुद्दे पर चला जाता है। ऐसा ही जो है अब यस बैंक में जो सरकार की किरकिरी हो रही थी, अब ज्योतिरादित्य नाम की जो है अब माला जो है वो चारों तरफ भजी जा रही है। ये दोनों मैनेजर इतने कलाकार हैं और इतने ड्रामेबाज हैं, तरह तरह के रंग दिखाएंगे आपको, गिरगिट से भी ज्यादा कलर फेंकेंगे। ये तो बहुत छोटा सा रंग है। आपका प्रश्न था मीडिया, चौथा स्तंभ में मैं नहीं मानता। मीडिया वॉच डॉग है, वो सिर्फ बता सकता है कि समाज में क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये भारतीय प्रजातंत्र 3 पिलर पर टिका हुआ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिलर कार्यपालिका है, जो हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और वही संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मीडिया, अब सवाल ये है कि मीडिया बेचारी क्या करे। देखिए 2 रुपए का, 30 रुपए का अखबार 2 रुपए में बिकता है, और ये करोड़ों रुपए लगा के मीडिया के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और 1 सेकंड ट्रिप मार जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान है। उनकी आत्मा जानती है जो मीडिया चलाते हैं, तो वो कैसे इस सिस्टम को चलाते हैं। तो ये प्राणवायु को रोकने का काम अमित भाई, मोटा भाई करते हैं। बोलते देखो भाई, पेट पे लात मारूंगा
अगर आपको मेरा नैरेटिव चलाना है तो पैसा मिलेगा, नहीं तो सारे विज्ञापन बंद। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं जो फ्रीलांस मीडिया है, जो यूट्यूब के जरिए इस देश में आ रही है, मैं दावे से, मेरे 63 साल की उम्र है, 42 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि जैसे रेडियो सिस्टम से आउट हुआ है, जैसे ऑडियो सिस्टम से आउट हुआ है, जैसे टेप रिकॉर्डर आउट हुआ है, पेन ड्राइव पे आ गया, मैं दावे से कह सकता हूं आने वाले 3 सालों में ये टेलीविजन स्क्रीन चैनल सारे गायब हो जाएंगे और सारा मीडिया यूट्यूब के जरिए आ जाएगा और उससे फिर और एडवांस होने लग जाएगा। कि हाल ही में जो है 3 दिनों तक लगातार दिल्ली जलती रही और लोगों ने कहा कि जिस तरह से 2002 में गोधरा हुआ था गुजरात में, उसी तरह 2020 में यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली का दंगा हुआ। उसके बाद में जज मुरलीधर साहब जो है वो आदेश देते हैं दिल्ली पुलिस को कि आप दंगा भड़काने वाले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करिए। दूसरे दिन जो है रातों रात उसी रात जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ऑपरेशन पावर नहीं है ना उनके पास, वो ऑर्डर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी करेगी? पुलिस। और पुलिस एजेंसी किसके हाथ में आती है? अमित शाह के, वो देश का गृह मंत्री है। अंततः जो आदमी आपको अपॉइंट कर रहा है वो आप, उसके ऊपर आप राजा बन के काम कर रहे हो, उसे फ्रीडम कहाँ दे रहे हो आप? अमूल्य पटनायक ऐसे हाथ बांध के खड़ा था, कमिश्नर पुलिस दिल्ली। मैं हैरान था, क्यों जली दिल्ली, किसने जलाई दिल्ली? आप देखिए, आप बात समझिएगा, ये गुजरात मॉडल का इम्पैक्ट था। उन्होंने 3 दिन तक बिल्कुल गुजरात में 2002 में यही मॉडल इंप्लीमेंट किया था। जाओ जितनी मार काट मचाना मचा लो। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं हुआ, गुजरात में तो ऑफ द लाइन आप गिनती नहीं लगा सकते इतने लोग मारे गए। यहाँ तो 40, 50, 100 पे आंकड़ा धरा रह गया, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक थी, मोहल्लों में लोग खड़े हो गए। अगर ये गुजरात मॉडल आ जाता और जनता चुप रह जाती तो यहाँ पे जो संख्या होती ना मरने वालों की, हजारों की तादाद होती। और आप देख रहे हैं कितने लोग वहाँ IAS IPS गुजरात में जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों? ये दोनों मोटा भाई और नरेंद्र भाई प्योर बिजनेसमैन है, मैनेजर हैं। वो ये समझ गए कि इस देश की जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, और इनको ये पता है 48 घंटे में पुलिस का रोजनामचा बंद हो जाता है। कितना भी हाहू करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, आप 2024 में चुनाव आना है, इनका क्या बिगाड़ लोगे आप? और फिर ये ऐसा ड्रामा करेंगे, इतना बड़ा ड्रामा, जैसे अभी ये सारी बैंकें डूब रही है। अभी तो आपको पता नहीं है, गुजरात में सैकड़ों लोग लाइन में NPA की लिस्ट में। अगर बैंकों के ये सारे सिस्टम खोल दिए जाएं कि इस पे कितना पैसा है, इनको विदेश नहीं भागने देना, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा NPA गुजरात में। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात में मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, वो इंसानों को गुलाम बना के रखते हैं। काम तुम करो, वो तो शहनशाह बन के कुर्सियों पर बैठेंगे। ए झाड़ू लगा, ए सफाई कर, चलिए माल तोल, चलिए माल बना, वो कुछ भी नहीं करते। तो ये उसका बड़ा वर्जन है। ये दोनों भाई, अमित भाई और नरेंद्र भाई, बड़ा वर्जन है। देश की जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितनी जल्दी समझना हो समझ लीजिए। आप कुछ भी करो, इन दोनों को चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराओ। ये तो यूपी में आ गया है, और यूपी तो क्रांति का स्रोत रहा है हमेशा से। सारे भगवान ही उत्तर प्रदेश में आते हैं, बताओ इतनी शक्ति यूपी के लोगों में। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देश में कहीं कुछ भी हो, नरेंद्र बाबू की जमानत इसके अपने लोकसभा क्षेत्र में जब्त होना चाहिए। अगर आप भारत में सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं तो। उसने हजारों मंदिर गिरवा दिए हैं। हमारे स्वरूपानंद जी के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बेचारे कितना जोर जोर से बोल रहे हैं, ये धर्म के नाम पे कितनी खेती कर रहे हैं। ये सब वोट का ध्रुवीकरण है। ये राम जी का मंदिर वोट का ध्रुवीकरण है। राम जी किधर है इनके पास? इधर हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरा राम तो मेरे रोम रोम में बसता है, सबको न्याय देता है। और ये तो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसके नाम पे ये देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ये इनका नैरेटिव मीडिया सपोर्ट कर रहा है। इनको मीडिया मतलब इनका मीडिया, जिनको ये प्राणवायु देते हैं, वो बिल्कुल नैरेटिव वही चला रहा है जो वो चाहते हैं। स्वामी जी, बड़ा सवाल ये है कि एक बड़ी आबादी का जो हिस्सा है वो इस समय CA के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं उसकी वजह से सड़कों पर है। एक बड़ी आबादी युवाओं की, वो बेरोजगार होकर के वो अब सड़कों पर उतरेगी। एक बड़ी आबादी जो कि इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से शेयर मार्केट धड़ल्ले से गिर रहा है, रोजाना लाखों करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है, तो उद्योगपतियों का जो है वो भी अब जो है सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, 2024 जो है वो कितना दूर है और कितना पास है? क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि अगर इसी तरह से जनता लगातार, ये जनता का जो भी वर्ग जो है वो लगातार इसी तरह से सड़कों पर उतरता रहेगा, तो क्या 2024 की जो इंतजार है वो जनता करती रहेगी?
अर्थ विज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। अब इनके पास कोई मॉडल तो है नहीं, ये इनके पास कोई ऐसा थिंकर्स नहीं है कि हम जो है किस तरह से इस देश को बदलना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्था को उलटना चाहते हैं। स्वागत योग्य, आप बताओ तो सही, आप किस तरीके से बदलाव करोगे ना, उनसे अच्छा क्या सब्स्टिट्यूट देने जा रहे हो आप। आपके पास कोई मिशन नहीं था, कोई पैशन नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, तो आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें ले आया। CAA, फिर आपका ट्रिपल तलाक, घर वापसी, राम मंदिर, 370। अरे विकास का मॉडल किधर है इसमें? वो नौकरियां कहाँ हैं? वो रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराने की बात थी, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब किधर गए? बड़ी बड़ी बातें थी आपकी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब कहाँ खो गया? अब आप मुझे बताइए, अब ये जनता के दरबार में आखिर किस मुंह से जा सकते हैं? आप बताइए। इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने मेरे खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। मेरे खाते में जो पैसा था वो भी खर्च कर चुका हूं मैं। अब मैं अपना जीवन कैसे चलाऊं? मैं भी उलझ गया, संकट में आ गया, क्योंकि मैं तो किसी से पैसा मांगता नहीं, जो प्रेम से देते हैं लोग उसी से मेरा जीवन चलता है। तो सबसे ज़्यादा संकट तो मेरे ऊपर आ गया। तो नरेंद्र बाबू, जल्दी से 15 लाख रुपए मेरे खाते में भिजवा दो, मैं आपको अपना नंबर भेजता हूँ, प्लीज़। इतनी कृपा तो करना, आप देश के प्रधानमंत्री हो भाई, है। मैं एक साधु का चोला पहन के खड़ा हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। मैं जगा रहा हूँ कि आपकी जमानत नहीं बचना चाहिए नरेंद्र बाबू। देश में किसी की सरकार बने, लेकिन आपका हारना इसलिए जरूरी है कि आप गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हो। आप याद है ना, आदिपुर में आप कैसे भाग गए थे, सरदार बन के रहे थे आप। क्या एक्टिंग है आपके पास नरेंद्र बाबू, मैं तो सलाम करता हूँ आपको। परेश रावल ने क्या एक्टिंग दी है आपको, किस तरीके से मॉब को कंट्रोल करना, कैसे उसको भावनात्मक रूप से उपयोग करना, ये आपका विलक्षण ज्ञान मैं देख रहा हूँ। और मुझे तो आप कभी भी राजनेता नहीं दिखे, कसम से। ये साधु का वस्त्र, सूर्य की पहली और अंतिम किरण, एक साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैंने आप में कभी राजनेता के दर्शन नहीं किए। हमेशा आपके अंदर एक ऐसा बहरूपिया देखा जो हर जगह अपना कलात्मक प्रदर्शन करता है। ये आपका मॉडल नरेंद्र भाई ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लिख लीजिए आप। जिस दिन बगावत होगी नरेंद्र बाबू, मैं दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा, आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियाँ की थी उस पद पे बैठ करके। अरे मेरे साथ चलो कभी मेट्रो ट्रेन में, आओ कभी सब्जी लेने चलते हैं, फिर अपन दोनों भाई मिलके बनाएंगे, तब पता चलेगा कितने धक्के पड़ते हैं समाज में। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इनकी लोग मांग कर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग। भूख से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। धरती का कोख चीर का फसलें उपजाने वाला किसान भूखा मर रहा है। MSP नहीं बना सके उसकी आप अभी तक। आप बातें करते थे कांग्रेस ने ये किया, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, काला धन लाऊंगा। अरे 6 साल हो गए नरेंद्र भाई, कब तक चलेगा ये ड्रामा कितने दिन का है? थोड़ा इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। समाज ने आपको इतने बड़े पद पे भेजा है, आप अपने पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। और आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो, और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो योग के नाम पे। आप योग के नाम पे प्राणमय कोश से भी परिचित नहीं हो। अगर प्राणमय कोश से जिस दिन परिचित होगे नरेंद्र बाबू, आपको पता चलेगा शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। और इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अन्याय है, वो इस भारत की धरती पर मां के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। नहीं तो फिर ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको सैकड़ों लेटर लिखे मैंने, आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। आज मैं इस ऑनलाइन इंडिया से किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन आज बता रहा हूं, शूद्र सफाई कामगार मल मूत्र पसीना कफ इस शरीर से बाहर फेंकता है। एक दिन बंद कर दे, दूसरे दिन एम्स में भर्ती होना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? यह है वैश्य मणिपूरक चक्र जठराग्नि। इसके भीतर अन्न प्राण विचार तीनों जाके मिलते हैं और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है, मांग पूर्ति का समन्वयक है और अलग अलग शक्ति केंद्रों को अलग अलग बांट देता है। और ये क्षत्रिय हार्ट, ये सैनिक हार्ट 1 सेकंड ट्रिप मार जाए तो कौन नरेंद्र, कौन अमित, कौन हर्षानंद, समझिए आप, ये है हार्ट, ये सैनिक है। ये सामाजिक व्यवस्था के सैनिक नहीं है, ये सैनिक है। और ये ज्ञानेंद्रिय ब्राह्मण है, ये शरीर को सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है।
अगर ये आप ईमानदारी से बोल देते ना, भारत की धरती से हर बच्चा विवेकानंद बनकर, सुप्त विवेकानंद को जगाकर बिल गेट्स बन सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, हम सारी दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं और आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो योग के, और आप योग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हो। नरेंद्र बाबू, मैं दावे से कह सकता हूं, योग शरीर, प्राण और विचार के मिलन की कहानी का नाम है। आपने तो कभी प्राण से भी मुलाकात नहीं की है। आप देश के पंत प्रधान हो। योग इज 1 to 1। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो और कहिए योग इज 1 to 1। लेकिन इस कायनात की शक्ति को वो नहीं पहचान रहे। एक दिन आएगा, ये कायनात एक प्रतिध्वनि सुनाएगी और उस फॉर्मेट में हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद तथास्तु करते हुए बरसाती जाएगी। और तब इनको पश्चाताप होगा कि वाकई में हमने इस समाज के लिए अच्छा नहीं किया। इनको तराजू पर एक शब्द नहीं मिलेगा न्याय के लिए कि मैंने एक भी काम ऐसा किया हो जो मेरे खाते में पुण्य के स्वरूप में दर्ज हो।